हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद साजिद है। आज हम पोटेशियम के बारे में जानकारी करेंगे। पोटेशियम जब बॉडी में ज़्यादा हो जाता है यानी हाइपरकैलेमिया। नाम सुनने से ऐसा लगता है जैसे कि कैल्शियम के बारे में बात चल रही है, पर ये कैल्शियम के बारे में बात बिल्कुल नहीं चल रही है। ये पोटेशियम के बारे में बात चल रही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, पोटेशियम जो है 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से बॉडी में होता है। अगर ये ज़्यादा होने लगे, ज़्यादा यानी कि लगभग 6 तक अगर चला जाए तो माइल्ड हाइपरकैलेमिया बोला जाता है। और 6 से ऊपर होने लगे, 7 तक जाने लगे, यानी कि इसको मॉडरेट हाइपरकैलेमिया बोला जाता है। और जब ये 7 से ज़्यादा जाने लगे तो इसको सीवियर हाइपरकैलेमिया बोला जाता है। हाइपरकैलेमिया होने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग 100 से 200 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो बॉडी में 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से बढ़ता है। यानी कि अगर बॉडी में 1 मिली इक्विवेलेंट बढ़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 100 से 200 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम ज़्यादा हो गया है। ये थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है। दूसरी नोटिस करने वाली बात यह है कि ये बढ़ क्यों जाता है। सबसे पहले सबसे पहले ये है कि मान लीजिए हमने कोई इन्वेस्टिगेशन कराया, इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद में पोटेशियम ज़्यादा आया, तो एक वजह इसकी जो मेन कॉजेज़ में अगर हम कॉजेज़ देखते हैं, तो कॉज़ में सबसे पहले आ जाता है स्यूडो हाइपरकैलेमिया। स्यूडो हाइपरकैलेमिया का मतलब ये होता है कि सैंपल लेने वाले ने सैंपल को हीमोलाइज़्ड कर दिया। जैसे कि हम आम तौर पे जानते हैं कि पोटेशियम की ज़्यादातर मात्रा सेल के अंदर होती है। अगर सेल किसी वजह से सैंपल के अंदर टूट जाते हैं तो यानी कि ब्लड में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको फॉल्स रिपोर्ट्स बोल सकते हैं आप इसको। यानी कि आपको दोबारा कराना पड़ेगा। दूसरी वजह जो होती है, दूसरी वजह ये होती है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने की जितनी भी वजहें हैं, जैसे चाहे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो, या दूसरी तीसरी वजहों में ये आता है कि इंसुलिन कम होने लगे। क्योंकि इंसुलिन ही है जो ब्लड से कैल्शियम पोटेशियम को उठा के सेल के अंदर ले जाने का काम करता है। अगर कभी भी इंसुलिन कम होने लगता है तो समझ लीजिए कि पोटेशियम की मात्रा खून में ज़्यादा होने लगती है। पर सेल में चाहे कम हो जाए, पर होने ये लगता है कि ब्लड में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। कुछ कैटाबॉलिक स्टेटिस भी हैं, जैसे मसल्स का इंजरी हो जाना, एक्सीडेंटली हो जाए, या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स चल रही हो जिनकी वजह से सेल्स डैमेज होने लगे। जब भी कभी भी बॉडी के सेल्स डैमेज होंगे तो सेल्स डैमेज होने से ये होगा कि सेल का जो पोटेशियम है वो खून में आ जाएगा और खून का लेवल बढ़ जाएगा और उसकी वजह से परेशानियां महसूस होने लगेगी। या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने में होता यह है कि कुछ आरबीसी जिनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका होता है, यानी लाइफ स्पेन अगर उसकी पूरी हो गई है, तो वो आज आरबीसी टूट जाएंगी। जैसे ही आरबीसी टूटेगी उनमें मौजूद पोटेशियम लेवल एकदम खून में आ जाएगा, जिसकी वजह से कभी कभी कुछ मरीजों में, स्पेशली उन मरीजों में जिन मरीजों में पोटेशियम को रेगुलेट करने वाले यानी कि किडनी डिजीज पहले से एग्जिस्ट करती हो, उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में हम लोगों को ये ज़रूर देखना होता है कि पोटेशियम लेवल क्या बोलता है। उसको भी रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह कभी अक्सर ये देखा जाता है कि अगर पोटेशियम लेवल किसी में कम है यानी हाइपोकैलेमिया है, और उसको पोटेशियम का इंजेक्शन इन्फ्यूज़न द्वारा दिया जा रहा है और इन्फ्यूज़न रेट ज़्यादा है, कभी किसी वजह से नियर स्टाफ की वजह से, या उसको डाइल्यूटेशन सही ना किया हो, या फ्लूइड ज़्यादा तेज दे दिया गया हो, उसमें भी हाइपरकैलेमिया के सिम्टम्स आने लगते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कभी भी आप पोटेशियम चढ़ा रहे हैं किसी मरीज को भी, तो आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए और ज़्यादा तेज़ी से ना चला जाए। या फिर ब्लड अगर आप ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो या फिर आपको इंजरी हो गई हो,
या फिर इंसुलिन की कमी हो या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो। एक डिजीज होती है एडिसन्स डिजीज, उसमें भी पोटेशियम लेवल को रूल आउट करना ज़रूरी हो जाता है। और कभी-कभी अगर किडनी किडनी अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रही है पोटेशियम के लिए, यानी उसको एक्सक्रीट नहीं कर रही है, तो भी बॉडी के ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होने लगता है। अगर किडनी में इंजरी हो जाए, या तो वो एक्यूट हो या क्रोनिक हो। एक्यूट इंजरी में चाहे वो प्री रीनल हो, पोस्ट रीनल हो या फिर रीनल हो, एनी इंजरी इन पोटेशियम इन रीनल ट्यूब्यूल्स कोज कर देता है कि हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। अगर ये देखा जाए कि कुछ दवाइयां हैं जैसे बीटा ब्लॉकर है, पोटेशियम स्पेरिंग्स ड्रग्स हैं, डाययूरेटिक्स जो आती हैं जैसे एस इनहिबिटर्स हैं, उनमें भी अक्सर ये देखा जाता है कि पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होने लगता है। दोस्तों, अगर हम हाइपरकैलेमिया के क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सिर्फ क्लिनिकल फीचर्स की बात करें और सिर्फ सिनेरियो ये हो कि हमको हाइपरकैलेमिया सिर्फ देखना है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, तो कभी कभार होता यह है कि एसिम्टोमेटिक होता है, मरीज को कोई परेशानी नहीं होती है स्पेसिफिक हाइपरकैलेमिया की वजह से, और कभी कभी फटीग महसूस होता है या पाल्पिटेशन भी हो जाता है, और कभी कभी पैरास्थीसिया पैरास्थीसिया भी देखने को मिलता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा हो जाए तो मसल्स वीकनेस और असेंडिंग पैरालिसिस तक की कंडीशन मिल जाती है। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन में कोई भी सस्पेक्टेड कोज हो, कोई भी, उसको रूल आउट करना ज़रूरी होता है। किडनी की जांचें की जाती हैं, केएफटी की जाती है कंप्लीट, और डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन लेवल देखने के लिए हम शुगर लेवल भी चेक करते हैं। बाइकार्बोनेट लेवल चेक किया जाता है सीरम का, ताकि हम ये पता चला सकें कि एसिडोसिस तो नहीं हो रही है। और ब्लड का एबीजी यानी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस भी किया जाता है। और अगर हम सिर्फ ईसीजी के चेंजेस की बात करें, स्पेशली के पोटेशियम में, अगर पोटेशियम आप किसी को दे रहे हो और आपको सस्पेक्ट हो रहा है, आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया और आप ये चाहते हैं कि और एक ईसीजी कर ली जाए, तो ईसीजी में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, ईसीजी के चेंजेस ये हैं कि इसकी जो पीआर लेंथ है वो वाइड हो जाती है और टी पिक पॉइंटेड हो जाती है। और इससे ज़्यादा अगर बढ़ने लगे, ये माइल्ड केसेस में होता है, अगर इससे ज़्यादा बढ़ने लगे तो होता ये है कि क्यूआर कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाता है और पीआर फ्लैट हो जाती है, और यहीं पे जो है वेंट्रिकुलर एरिथमिया देखने को मिलता है, और फिब्रिलेशन भी और एसिस्टोल भी यहीं पे देखने को मिलता है। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए, सिर्फ ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो माइल्ड केसेस में जो भी हम पोटेशियम अगर ले रहे हैं, जैसे कि कोई फूड है जिसमें हम ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा है जो हम ले रहे हैं, उसमें उसको बंद कर देना चाहिए। और कुछ दवाइयाँ जैसे एस इनहिबिटर हैं, बीटा ब्लॉकर है, इनको बंद कर देना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है कि के माइंड सेचिट आते हैं, के बाइंड के सेचिट आते हैं, आप उन्हें पी लीजिए तो माइल्ड केसेस में उनसे भी बड़ा रिलीफ मिल जाता है। और अगर किसी को एसिडोसिस हो रही है, याद रखना हम ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पहले पोटेशियम को रोक देना है, ज़्यादा नहीं लेना है। दूसरा ये है कि कोई दवा है उसको रोक देना है, और पोटेशियम को बाइंड करने वाली रेजिन यानी केबाइन सेचिट पिलाए जाते हैं। ये 15 mg से 30 mg तक इसको दे सकते हैं, और दिन में 2 से 3 दफ़ा भी इसको दिया जा सकता है। और अगर किसी पेशेंट को एसिडोसिस हो गई है तो उसको करेक्ट करने के लिए 8.4% सोडियम बाइकार्बोनेट का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लगभग 15 मिनट में इन्फ्यूज़ कर देते हैं। अगर मॉडरेट केस है, यानी कि पोटेशियम लेवल बॉडी में 6 से ज़्यादा हो गया है, तो हम उसको 6 से ज़्यादा और 7 तक हो रहा है, तो हम उसको मॉडरेट बोलते हैं। मॉडरेट केसेस में हम 50 ml 50%
ग्लूकोज लेके 50 ml 50% ग्लूकोज लेके उसमें 10 यूनिट इंसुलिन डाल के उसको लगाते हैं। और ध्यान रखना, जब भी हम ये इन्फ्यूज़न देते हैं तो हाइपर कैल्शियमिया हाइपर और हाइपरग्लाइसीमिया का इस्तेमाल रूल आउट किया जाता है कि कहीं ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा या कम तो नहीं हो गया है। एसिडोसिस को करेक्ट करते हैं और 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट भी देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट देने से हार्ट स्टेबल हो जाता है, इससे हार्ट को स्टेबिलिटी में मदद मिलती है। बीटा 2 एगोनिस्ट आते हैं नेबुलाइजर साल्बुटामोल, उसको नेबुलाइज किया जाता है और अगर इससे ज़्यादा है तो रीनल डायलिसिस भी की जाती है। आज बस सिर्फ